नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबको स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें 1813 जो चार्टर अधिनियम था वह काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप सब जानते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली के कारण ब्रिटिश व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें अगर हम बात करें यूरोप में फ्रांसीसी सहयोगियों में ब्रिटिश माल के आयात पर रोक लगा दी गई, जिसने यूरोप में फ्रांसीसी सहयोगियों में ब्रिटिश माल के आयात पर रोक लगा दिया गया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसलिए उन्होंने मांग की कि उन्हें एशिया में ब्रिटिश व्यापार में हिस्सा दिया जाए। अब ब्रिटिश जो व्यापारी थे उन्होंने मांग की कि उन्हें एशिया में ब्रिटिश व्यापार में हिस्सा दिया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को भंग कर दिया जाए इस पर कंपनी ने आपत्ति भी जताई थी। आप सब जानते हैं, इस पर कंपनी ने आपत्ति भी जताई थी। अंत में ब्रिटिश व्यापारियों को 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत सख्त लाइसेंस प्रणाली के तहत भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। यानी कि अंत में ब्रिटिश व्यापारियों को 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत सख्त लाइसेंस प्रणाली के तहत भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। अब उन्हें फुल छूट मिल गई, जहां मन पड़े वहां व्यापार कर सकते थे। कौन? भारत में आके। कौन? ब्रिटिश व्यापारी। आप सब जानते हैं कंपनी ने नाराजगी उसमें व्यक्त की थी। आप ये भी जानते हैं ना, जो कंपनी ने यहाँ पे शासन करने के उद्देश्य से आया था, व्यापार करने पर उसका मन क्या हो गया कि अब हम भारत में अपना कब्जा कर लेंगे, जो भारतीयों को अपना गुलाम बनाएंगे, और बहुत लूटा अंग्रेजों ने, आप सब जानते हैं। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी ने अभी भी अपना एकाधिकार बरकरार रखा था। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी ने अभी भी अपना एकाधिकार बरकरार रखा था। आप सब जानते हैं दोस्तों, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी ने अभी भी अपना एकाधिकार बरकरार रखा है, यानी 1813 तक ये लोग अपना एकाधिकार को बरकरार रखते हैं। कौन? जो चार्टर 1813 की पृष्ठभूमि में बताया गया है, जो ब्रिटिश थे वो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर उन्होंने अपना एकाधिकार बनाए रखा है 1813 तक। फिर 1813 के चार्टर अधिनियम के जो प्रावधान है, इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की संप्रभुता पर जोर दिया। कंपनी के शासन को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर उनका व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अगर हम बात करें चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, यानी कि अन्य व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। इसमें भारतीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के, अगर हम बात करें इसने भारतीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। इसमें यह कहा गया कि इसने स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया। यानी सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में जितने क्षेत्र आते थे उन पर कर लगाने के लिए अधिकार भी दे दिया जाता है। कंपनी का लाभांश 10% तय किया गया था। अधिनियम ने यूरोपीय ब्रिटिश विषयों पर भारत में अदालतों के लिए अधिक अधिकार दिए, यानी कि इसमें जो भारत में अदालत थे उनको अधिक अधिकार दिया गया। इस अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता मिशनरियों को भारत आने और धार्मिक धर्मांतरण में संलग्न होने की अनुमति देना था। जब 1813 में जो मिशनरी थे उनको छूट मिल गई, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आप सब जानते, जो ईसाई मिशनरी थे उनका उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इसलिए जो आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम एक स्टूडेंट के नाते अपनी चर्चा कर रहे हैं। मिशनरी अधिनियम के प्रावधानों में कलकत्ता में अपना मुख्यालय के साथ ब्रिटिश भारत के लिए एक बिशप की नियुक्ति पाने के सफल रहे। अधिनियम भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान के प्रचार के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करना भी है। और इसमें दोस्तों ये भी था कि 1 लाख रुपए शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्चा करने का प्रावधान भी देता है, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। आप सब जानते हैं जो 1813 का एक्ट था, तो किस अधिनियम में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा करने का प्रावधान था? तो आपका 1813 का चार्टर एक्ट था। आप लोग 1793 चार्टर एक्ट देख लीजिए। 1793 जो रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को अगले 20 वर्षों तक विदेश में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। अनुमति मिलने वाली खत्म होने वाली थी, अतः कंपनी के अधिकारों को अगले 20 वर्षों तक बढ़ाने के लिए 1793 में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट 1793 पारित किया गया था। अगर हम बात करें 1813, तो हमने पहले चर्चा कर दिया। 1813
का जो चार्टर अधिनियम भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। इसने बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का 1833 का जो गवर्नर जनरल अधिनियम था ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का गवर्नर जनरल आप सब जानते हैं। 1853 का जो चार्टर एक्ट था वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जब हम आपको 1853 का जब चार्टर एक्ट आपको जब लेकर आएंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे 1853 का चार्टर एक्ट का। दोस्तों आप लोग यहाँ तक इसे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग यहाँ तक इसे दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 यानी 1813। आप यहाँ तक जो इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए हमने एक छोटा सा ला दिया गूगल के माध्यम से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, नया भी आई होगी तो एक फ्रेंड बातें कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। 2023 आप 4 डालिए।